सुनीता छुट्टियों में अपनी बहन संगीता के पास आई हुई थी। संगीता की 5 साल की एक बेटी थी रानी। सुनीता की तो जान थी वो। कहने को तो वो उसकी मौसी थी, लेकिन वो सगी मां से भी बढ़कर उसे प्यार करती थी। 2 दिन बाद रानी का बर्थडे था, इसलिए वो अपनी मौसी के साथ मॉल में खरीदारी करने आई हुई थी। मौसी, मुझे 3 फ्रॉक चाहिए, एक बड़ी सी डॉल और आइसक्रीम भी। और कुछ? और एक हवाई जहाज भी। रानी की बात सुनकर सुनीता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो खरीदारी कर रहे थे, तभी सुनीता के मोबाइल पर उसके जीजू यानी रानी के पापा अंकित का कॉल आया। वो बहुत ही घबराया हुआ था। सुनीता, सुनीता, तुम लोग जल्दी से शिवम अस्पताल पहुंचो। संगीता को करंट लग गया है, उसकी हालत बहुत खराब है। वे दोनों भागे भागे अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक संगीता इस दुनिया से सारे नाते रिश्ते तोड़कर दूर जा चुकी थी। इतनी दूर जहां से कोई कभी लौट कर नहीं आता। मम्मी, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह क्यों सोई हुई हो? आंखें खोलो ना, परसों मेरा बर्थडे है। मम्मी, उठो ना, उठो ना। संगीता, इस तरह क्यों रूठ गई तुम हम लोगों से? अरे क्यों रूठ गई, और किसके भरोसे हम दोनों बाप बेटी को छोड़कर चली गई? सुनीता भी गहरे सदमे में थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे संभाले, रानी को, अंकित को या खुद को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नन्ही सी रानी अब कैसे रहेगी, बिन मां की बच्ची कैसे पलेगी। संगीता को गए हुए 2 महीने बीत गए थे, लेकिन इन 2 महीनों में रानी तो निर्जीव सी हो गई थी। वो ना तो रोती ना हंसती, बस अपनी मां की तस्वीर को देखकर रोती रहती। उसकी हालत देखकर सुनीता ने अंकित से शादी करने का फैसला लिया और वो रानी की मौसी से मां बन गई। रानी, आज से मैं तुम्हारी मौसी नहीं, मां हूं, मां। और मां के सामने रोते नहीं, इसलिए चलो अपने आंसू पोछो और मुस्कुराओ और मुझे मां कहकर पुकारो। सुनीता का लगाव तो रानी के साथ हमेशा से ही था, और अब तो वो उसकी मां हो गई थी, इसलिए वो उसका खूब ध्यान रखती, उसकी छोटी छोटी बातों को सुनती, उसे खूब दुलार करती, और जब कभी वो बीमार पड़ जाती तो वो बहुत परेशान हो जाती और उसकी तब तक सेवा करती जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। लेकिन ये प्यार तब तक ही बना रहा जब तक कि सुनीता खुद एक बच्ची की मां नहीं बन गई, और जैसे ही वो मां बनी, रानी उसे अपनी दुश्मन लगने लगी। रानी, रानी, अरे कब तक सोती रहोगी? दिन चढ़ाया है। ये लड़की भी ना मुझे अपना नौकर समझती है, जो बार बार इसे जगाने आएगी। क्या हुआ माँ? बड़ी आई मां कहने वाली। मैं तेरी मां नहीं, मौसी हूं। कितनी बार कहा तुझे? पर माँ बुलाने के लिए तो आपने ही कहा था। सुनीता बिल्कुल बदल गई थी। छोटी सी रानी को सुनीता के इस तरह बदल जाने का कारण समझ नहीं आ रहा था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि सुनीता कल तक तो उसे इतना प्यार करती थी, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखती थी। उसे आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वो इस तरह बेगानों की तरह उससे व्यवहार करने लगी थी। उधर सुनीता के मन में हमेशा एक ही बात चलती, मुझे किसी तरह रानी से अपना और अपनी बेटी का पीछा छुड़ाना पड़ेगा, नहीं तो कल को ये जायदाद में अपना हिस्सा मांगेगी और फिर मेरे बच्चे का हक खा जाएगी। और उसकी इसी सोच ने उसकी मति मार दी, और मां के दिल में रहने वाली ममता की जगह ईर्ष्या और द्वेष ने ले ली, और उसने उस पर अत्याचार शुरू कर दिए। रानी, अरे ओ रानी, कहाँ है तू? इस लड़की को आवाज देने में ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है, बहरी कहीं की। रुको, आज मैं इसे सबक सिखाती हूं। तभी रानी वहां भागी भागी आती है। क्या हुआ माँ? कहाँ थी तू? कान में ढक्कन लगाकर बैठी थी क्या? कितनी देर से तुझे आवाज दे रही हूं। माँ, मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं दूसरे कमरे में स्कूल का काम कर रही थी। परसों टेस्ट है ना। बड़ी आई टेस्ट देने वाली। अरे क्या करेगी पढ़ लिख कर? तुझे कौन सा आईएएस बनना है? लड़की है, लड़की वाले काम सीख। चूल्हा चौका कर, यही तेरे काम आएगा। और हाँ, जल्दी से जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर ला, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। उसकी बातों को सुनकर रानी सुनीता के पास गई और उसका सिर दबाते हुए बोली, मुझे तो कॉफी बनाना नहीं आता माँ। फिर से माँ? अरे माँ नहीं, मौसी बोल। कॉफी बनाना नहीं आता है तो तुझे आता क्या है? मुफ्त का ठूसना। चल हट यहां से, और किसी तरह भी कॉफी बना कर ला, करेगी तब तो आएगा। रानी की जिंदगी में हर दिन सुनीता की डांट और फटकार ने जगह ले ली थी। एक दिन तो सुनीता ने हद कर दी। रानी सुनीता की एक साड़ी आयरन कर रही थी
लेकिन वो गलती से उससे जल गई। उसके बाद तो सुनीता का कहर रानी पर टूट पड़ा। तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, इतनी महंगी साड़ी तुमने जला दी, अब इसे लाकर कौन देगा, तेरी मरी माँ? मुझे तो पक्का यकीन है कि तूने इसे जानबूझकर जलाया। नहीं माँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। फिर से माँ, फिर से तुमने मुझे माँ बुलाया? रुक, मैं तुझे बताती हूँ। सुनीता ने गरम आयरन रानी की पीठ पर रख दिया। वो बेचारी दर्द से कराह उठी। माँ छोड़ दो माँ, बहुत जलन हो रही है। गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही, और हाँ, खबरदार अगर तूने अपने पापा से एक शब्द भी कहा। रानी ने अपने पिता से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उस भयानक जलन के कारण उसे बुखार आ गया। लेकिन सुनीता को इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। रात को जब अंकित घर आया और उसने रानी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि आज वो जल्दी ही खाना खाकर सो गई है। लेकिन उसी रात अंकित के सपने में संगीता आई। अंकित, अंकित, बहुत बिजी रहते हो आजकल, तुम्हें रानी को देखने के लिए भी समय नहीं है। मेरी बेटी बहुत दिक्कत में है अंकित, उसका ध्यान रखो, नहीं तो वो मर जाएगी, नहीं तो वो मर जाएगी अंकित। इस सपने को देखकर अंकित हड़बड़ाकर जाग गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे ऐसा सपना क्यों आया। वो उसी समय रानी के कमरे में गया। उसने उसके सिर पर हाथ रखा तो वो तवे की तरह चल रहा था। वो उसकी पीठ को सहलाने लगा, तभी रानी जोर से चीखती हुई जाग गई। पापा, पापा। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अचानक अंकित की नजर उसकी पीठ के जले निशान पर गई। उस निशान को देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने उससे बहुत पूछा कि यह कैसे हुआ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसी समय उसे लेकर अस्पताल भागा। आपकी बेटी को किसी ने बहुत ही बेरहमी से जलाया है, वो ठीक तो हो जाएगी, लेकिन ये निशान कभी नहीं हटेंगे। अंकित रानी को लेकर घर आ गया। उसने रानी से फिर से उसके घाव का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। अंकित ने यह भी महसूस किया कि रानी अब जब भी सुनीता को देखती तो उसके चेहरे पर डर के भाव आ जाते। वो उसे देखकर कांपने लगती। एक दिन अंकित ऑफिस जाने के लिए घर से निकला, लेकिन उस दिन वो मोबाइल घर पर ही भूल गया था। वो मोबाइल लेने घर वापस आया तो उसकी आंखों ने जो देखा उसे देखकर वो दंग रह गया। सुनीता रानी को बार बार धमका रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने पापा के सामने मुंह नहीं खोलेगी। अंकित ने उस समय तो उसे कुछ नहीं कहा। उसी रात। सुनीता, जानती हो, कल तुम्हारी बहन संगीता मेरे सपने में आई थी। अच्छा? वो पूछ रही थी कि मैं रानी का ध्यान तो रख रहा हूं ना, उसे फिक्र होती है रानी की। तो आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रख पाता उसका ध्यान। अरे ऐसा क्यों कहा आपने? सब कुछ तो आप करते ही हैं उसके लिए, कितना ध्यान रखते हैं उसका। अगर ध्यान रखता तो क्या उसकी पीठ पर तुम गरम आयरन से जला पाती? अगर ध्यान रखता तो क्या तुम उस पर इतने अत्याचार कर पाती? अरे वो कोई दूसरी नहीं है, तुम्हारी अपनी सगी बहन की बेटी है। सुनीता, अगर तुम्हारी बेटी को कोई इस तरह से जला देता तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती? अरे तुम औरत हो या पत्थर? अरे पत्थर पर भी रस्सियों के घिसने से निशान पड़ जाते हैं, लेकिन तुम तो पत्थर से भी बदतर हो। अंकित की बात सुनकर सुनीता पश्चाताप से भर गई। उसे अपने आप से घिन हो गई। वो अंकित के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी तो अंकित ने कहा माफी उससे नहीं, रानी से मांगे। वो रानी के पास गई। रानी उसे देखकर कांपने लगी तो उसने उसे गले से लगा लिया और कहा, मेरी गलती माफी के लायक नहीं है बेटी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने तेरे साथ अंतर करना शुरू कर दिया, तुझ पर अत्याचार किए। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं बुरी माँ हूँ, बहुत बुरी। माँ कभी बुरी नहीं होती, माँ तो माँ होती है, बहुत प्यार करने वाली। ये कहकर रानी ने सुनीता को गले से लगा लिया। सुनसान घने जंगल में रणजीत अपने हाथों में कुदाल लिए जमीन को खोद रहा था। कुछ दूरी पर ही उसकी बहन कामिनी और उसकी मां विमला देवी खड़ी थी। जमीन की खुदाई करते करते रणजीत की सांसें फूल रही थी। उसके चेहरे से पसीना भी टपक रहा था। तभी उसकी बहन ने कहा, भैया जल्दी करो, कहीं कोई आ न जाए। अरे यहाँ इस सुनसान जगह पर कौन आएगा, तभी तो मैं यहाँ आया। उसकी इस बात को सुनकर रणजीत की मां ने कहा, किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। तू जल्दी से गड्ढा कर, फिर हम लोग इस गड्ढे में उस मनहूस को डालकर उससे हमेशा के लिए मुक्ति पालेंगे। रणजीत, उसकी माँ, बहन इस संसार के वे लोग थे जिन्होंने जन्म तो इंसान के रूप में लिया था, लेकिन वो राक्षस थे, राक्षस। बड़ी बेशर्म औरत है तू,
अरे तुझे कितनी बार कहा है कि अपने बाप से 50,000 रुपए मांग कर ला? तुझे सुनाई नहीं पड़ता क्या? मैं आपको कितनी बार कहूं कि अब मेरे पिता के पास आप लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। सब कुछ तो बेच दिया उन्होंने मेरी खातिर, आप लोगों की हर दिन की नई मांग की खातिर। गुंजा बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। उसके पिता रिटायर्ड टीचर थे। गुंजा उनकी इकलौती बेटी थी। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार शादी में हर कुछ गुंजा को दिया था, लेकिन शादी के दूसरे दिन से ही उसे हर छोटी छोटी बात के लिए अपने ससुराल वालों से ताने सुनने पड़ते। बहू, तेरा बाप तो बड़ा शातिर निकला। शादी के पहले तो कहा था ये देंगे वो देंगे, और देने के नाम पर दे दिया झुनझुना। क्या हुआ माँ जी? पिताजी ने तो हर वो चीज दी है जो आप लोगों ने मांगी थी। ऐसा कौन सा सोने का महल दे दिया तेरे बाप ने जो तू इतनी शान से बता रही है? सुन, अपने बाप को कह कि रणजीत को बाइक से ऑफिस आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए उसे एक बड़ी कार खरीद कर दे, लेटेस्ट मॉडल। कार? हाँ कार, हवाई जहाज नहीं बोला मैंने। गुंजा को पता था कि उसकी शादी के लिए उसके पिता ने अपनी हैसियत से ज्यादा चीजें की थी और उनका हाथ खाली था। फिर भी ससुराल वालों के दबाव में उसने अपने पिता से पैसे मांगे। उसके पिता ने अपने गांव की जो थोड़ी सी जमीन थी उसे बेच दी। विमला ने वो पैसे अपने पति को दे दिए। मैं बड़ा किस्मत वाला हूं कि मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिली। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। रणजीत का ये झूठा प्यार थोड़े दिन रहा और फिर से एक नई मांग उसने और उसके परिवार वालों ने गुंजा के सामने रख दी। उसके पिता ने वो भी पूरी की। फिर उसके बाद एक और डिमांड पर डिमांड पूरी करते करते गुंजा के पिता के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया। उनका अपना घर तक बिक गया, लेकिन इनकी डिमांड कम नहीं हुई। एक बार गुंजा अपने पिता के घर गई हुई थी क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। ये क्या हाल बना रखा है बाबा आपने? ना तो डॉक्टर को दिखाया और ना ही दवाई ली आपने। अरे मामूली बुखार है, 1-2 दिन में उतर जाएगा। क्यों डॉक्टर और दवाई में पैसे बर्बाद करने? तू बता, तू कैसी है? कैसी रहूंगी बाबा, बस जीवन चल रहा है। उन्होंने फिर से कोई डिमांड की है क्या? पिता की बात पर गुंजा खामोश रहती है। अरे चुप क्यों है? बोलना। तेरा बाबा अभी जिंदा है, वो तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देगा। लेकिन पिता के लाख कहने पर भी गुंजा ने उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसने अपने पिता की दयनीय हालत देख ली थी। जो पिता पैसे की कमी के कारण दवा तक नहीं खरीद पा रहा था, उस पिता से वो कैसे कह देती कि उसका पति उससे फिर से 50,000 रुपए मांग रहा है। गुंजा 2 दिन अपने पिता के पास रही, फिर ससुराल की ओर लौट पड़ी। मैं जानती हूं कि ससुराल जाने के बाद फिर से मेरी पिटाई होगी, मुझे ताने दिए जाएंगे, लेकिन अब मैं कभी भी अपने बाबा से कुछ नहीं मांगूंगी, चाहे वो मुझे मार ही क्यों ना दे। गुंजा ये सब सोचते हुए जा रही थी, तभी उसकी नजर एक गाय पर गई जो सड़क पर घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। शायद किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी थी। उस गाय की हालत देखकर गुंजा का हृदय पसीज गया और वो उसके पास भागी भागी गई। हे भगवान, कितना खून बह रहा है इनके शरीर से। गुंजा ने गाय की पीठ को सहलाया और फिर अपनी साड़ी के आंचल को फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया। गाय ने उसे ऐसा करते देखा तो वो अपनी गर्दन को हिलाकर उसे प्यार करने लगी। देख, तू जल्दी ठीक हो जाएगी, मैंने पट्टी बांधी है, लेकिन तू अपना ध्यान रखना, मैं फिर आऊंगी तुम्हें देखने। गुंजा जब वहां से जाने लगी तो गाय ने अपने मुंह से उसका आंचल पकड़ लिया। अरे क्या हुआ? अब मुझे जाने दे, मैंने कहा ना मैं फिर आऊंगी। गुंजा जब अपने मायके से खाली हाथ लौटी तो उस पर उसके ससुराल वालों का कहर टूट पड़ा। सभी ने मिलकर न सिर्फ उसकी पिटाई की बल्कि खाना पीना भी बंद कर दिया। गुंजा का पति गुंजा से बार बार 50,000 रुपए अपने पिता से मांगने के लिए कह रहा था, लेकिन उसने भी जिद बांध ली थी कि वो मर जाएगी, लेकिन अब और पैसे अपने पिता से नहीं मांगेगी। समय बीतता जा रहा था। इस बीच गुंजा गर्भवती हो गई। देख गुंजा, मुझे लड़का चाहिए। अगर तूने लड़की जनी तो तुम दोनों को मारकर तालाब में फेंक दूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा पहला बच्चा आने वाला है और आप लड़का और लड़की कर रहे हैं। आप जानते हैं ना, लड़का या लड़की तो ईश्वर के हाथ में है। तू पागल है क्या? ये सब अपने हाथ में है, तू जानती है कैसे? गुंजा के लाख मना करने के बावजूद भी उसके ससुराल वालों ने उसका टेस्ट करवाया कि आखिर उसके गर्भ में क्या पल रहा है, और जैसे ही उन्हें यह पता लगा कि उसके गर्भ में लड़की है तो उसके ससुराल वाले चिढ़ गए। तुझे कहा था ना मुझे लड़का चाहिए, लेकिन तुझे मेरी बात समझ नहीं आई।
देख गुंजा, हम चाहते हैं कि तू इस मनहूस को खत्म कर दे। अगर तूने ये नहीं किया तो हम ये नेक काम कर देंगे। अपनी सास की बात सुनकर गुंजा रो पड़ी। उसने रोते हुए कहा, माँ जी, ऐसा जुल्म मत करिए। मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी कोख में मेरी छोटी सी बच्ची पल रही है और वो कोई पराई नहीं, आपकी पोती है। मुझे नहीं चाहिए पोती वोती, समझी? मुझे पोता चाहिए और इस मनहूस की मौत। लेकिन गुंजा किसी भी कीमत पर अपने पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं हुई। उसे बहुत मारा पीटा भी गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। माँ, ये बहुत ही जिद्दी औरत है, ये ऐसे नहीं मानेगी। मेरे पास एक प्लान है। मैं कल इसके खाने में नींद की गोली मिला दूंगा। जब ये बेसुध हो जाएगी तो हम लोग इसे जंगल में ले जाकर जिंदा ही दफन कर देंगे। बाद में लोगों को बोल देंगे कि वो किसी के साथ भाग गई। इस मनहूस से पीछा छुड़ाने के बाद मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। रणजीत ने गुंजा को जिंदा दफन करने के लिए गड्ढा खोद लिया था। वे सभी गुंजा को नींद की हालत में दफन करने वाले थे। तभी एक गाय दौड़ती हुई उनके पास आई और अपनी सींग से रणजीत को उठाकर दूर फेंक दिया। अरे, ये गाय कहां से आ गई? उसके बाद उस गाय ने अपनी नुकीली सींग से विमला देवी और कामिनी पर हमला कर दिया। अरे, ये पागल गाय कहां से आ गई? ये तो हमारी जान लेकर रहेगी। वो तीनों वहां से भागने लगे, लेकिन उस गाय ने उन तीनों को अपनी सींग से मार मार कर अधमरा कर दिया। वे कराहते हुए बेहोश हो गए। उसके बाद वो गाय गुंजा के पास गई और उसके मुंह को चाटने लगी। कुछ घंटों बाद गुंजा की बेहोशी टूटी और उसने उस गाय को देखा जिसकी उसने मदद की थी, क्योंकि उसके घाव पर अब भी उसकी साड़ी की पट्टी बंधी हुई थी। साथ ही उसने अपने ससुराल वालों को घायल अवस्था में देखा तो वो सारा माजरा समझ गई। अरे तूने मुझे बचाया। लोग कहते हैं तू जानवर है, लेकिन जानवर तो ये लोग हैं जो एक जीवित गर्भवती औरत को इसलिए जिंदा दफन करने वाले थे क्योंकि उसके पेट में लड़की पल रही थी। गुंजा उसी समय जंगल से बाहर निकली और पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात उन्हें बताई। पुलिस वाले भी उसकी कहानी सुनकर दंग रह गए। आज उसके ससुराल वाले जेल में हैं। गुंजा ने कुछ दिनों के बाद एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती। ध्यानु को उसका घर बहुत प्यारा था। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वो खुशी खुशी अपने घर में रहता था। सालों की मेहनत के बाद पैसे जोड़कर ध्यानु ने अपना ये घर बनाया था। घर के ठीक सामने एक बरगद का घना पेड़ था, जिसकी छांव में बैठकर अपने घर को निहारना ध्यानु को बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, तो आप फिर यहाँ आकर बैठ गए। मैं वहां कब से खाना लगाकर बैठी हूँ। ओहो, मैं तो भूल ही गया। तुम्हें तो पता है ना सरिता, मुझे यहां बैठना कितना अच्छा लगता है। ऐसा करो, तुम चलो, मैं बस अभी आया। नहीं जी, आप अभी चलो मेरे साथ, वरना मैं फिर इंतजार करती रह जाऊंगी। अच्छा बाबा, चलो, चलता हूं। ध्यानु और सरिता दोनों अंदर जाते हैं और साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए सरिता ध्यानु से कहती है, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आपको मैं ज्यादा प्यारी हूं या फिर ये घर? ये कैसा सवाल है सरिता? बस मन में आया इसलिए पूछ लिया। देखो, तुम मुझे धर्म संकट में मत डालो सरिता। मैंने बहुत गरीबी देखी है। जब मैं छोटा था तब हमारे पास सिर छिपाने को छत तक नहीं थी। हर मौसम जैसे नई नई मुसीबतें लेकर आता था। तभी मैंने ठान लिया था, मैं एक दिन अपने परिवार के लिए ऐसा घर बनाऊंगा जैसा पूरे गांव में किसी का ना होगा। मैंने पापड़ बेचना शुरू किया, खूब मेहनत की और तब जाकर ये घर खड़ा कर पाया। ये मेरे लिए सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि मेरा सबसे बड़ा सपना है, जो सच्चाई बनकर मेरे सामने खड़ा है। अरे बस बस, गलती हो गई जो आपसे वो सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मुझे पहले से पता है। ओहो, अब नाराज मत हो तुम, क्योंकि सच तो ये है कि अगर तुम हो तो ये घर है, वरना कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, अब मेरा दिल रखने के लिए बातें मत बनाइए। चलिए, आपको काम पर जाने के लिए देर हो रही है। ध्यानु की कही एक एक बात सच थी। गरीबी से लड़ते हुए उसने जीवन में काफी संघर्ष किया था और तब जाकर वो अपना घर खड़ा कर पाया था। ध्यानु ने गली गली पापड़ बेचने से शुरुआत की थी और अब उसकी खुद की पापड़ बनाने की फैक्ट्री थी। उसका घर गांव में सबसे बड़ा और आलीशान था। हालांकि गांव में ऐसे बहुत लोग थे जो ध्यानु की इस तरक्की से जलते थे,
और ध्यानु के घर पर भी उनकी नजर थी। गांव का अमीर सेठ काशीराम भी उन्हीं में से एक था। अरे चंदू, क्या रे? तुझसे एक काम कहा था मैंने, वो भी तुझसे नहीं हुआ। अब जब ध्यानु के घर पर नजर पड़ती है, तन बदन में आग लग जाती है। मेरे सामने कोई औकात नहीं थी इस ध्यानु की, और आज मुझसे भी अच्छे घर में रहता है ये। सुन चंदू, चाहे जो करना पड़े, मुझे इस ध्यानु का घर चाहिए। हाँ मालिक, मैंने कुछ सोचा तो है, लेकिन इसमें आपको भी शामिल होना होगा। काशीराम का नौकर चंदू उसे अपनी योजना समझाता है, जिसके तहत अगले ही दिन काशीराम और चंदू ध्यानु के घर पहुंच जाते हैं। अरे भाई ध्यानु, कहाँ हो? सेठ जी आप आइए, अंदर आइए। घर तो बहुत ही बढ़िया बना लिया तुमने। चलो अच्छा है, गांव में कोई तो तरक्की कर रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं सेठ जी, बस भगवान की कृपा है। तो थोड़ी कृपा हम पर भी बरसा दो, एक जरूरी काम से आए हैं तुम्हारे पास। जी सेठ जी बताइए। देखो वो क्या है ना, हमारी फैक्ट्री थोड़ी घाटे में चल रही है। सब कुछ सही करने के लिए थोड़े पैसों की जरूरत है। बैंक से लोन की सारी बात हो गई थी, बस एक छोटी सी अड़चन है। कैसी अड़चन सेठ जी? वो बैंक वाले कह रहे हैं कि किसी ऐसे आदमी का भरोसा दिलाना होगा उन्हें जो हमारी तरह ही अमीर हो। वो क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में, अरे क्या था वो? ओ चंदू, अब क्या मांगे हैं बैंक वाले? गारंटर मालिक, गारंटर। हाँ गारंटर, मतलब ये कि बैंक वालों ने ये कागज दिए हैं और इन पर तुम्हारे अंगूठे का निशान चाहिए बस। लेकिन इनमें लिखा क्या है सेठ जी? बस यही लिखा है कि तुम हमें जानते हो और हम एक भरोसेमंद आदमी हैं। और क्या, लो देखो हम स्याही भी साथ लाए हैं, जल्दी से अंगूठा लगा दो तुम। हमें आज ही ये कागज बैंक में जमा करवाने हैं, नहीं तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। लेकिन सेठ जी आप तो जानते ही हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। आप ऐसा कीजिए, ये कागज मेरे पास छोड़ जाइए आप, मैं पूरी तसल्ली करके अंगूठा लगा दूंगा और खुद आकर आपको दे जाऊंगा। अच्छा, तो इतने बड़े हो गए हो ध्यानु कि हम पर शक कर रहे हो? अभी तो बताया तुम्हें कि यह कागज अगर आज के आज बैंक नहीं पहुंचाए तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। हमें लगा था कि तुम भले आदमी हो, हमारी मदद जरूर करोगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही तो होती है आदमी की पहचान। चल भाई चंदू, लगता है अपना काम नहीं हो पाएगा। इतना कहकर काशीराम वहां से जाने लगता है। फिर ध्यानु उसे पीछे से आवाज देकर रोकता है। अरे सेठ जी रुकिए, अच्छा लाइए, मैं अंगूठा लगा देता हूं, आपका काम नहीं रुकना चाहिए। काशीराम की योजना काम कर गई थी। ध्यानु ने उसके बहकावे में आकर उन कागजों पर अपना अंगूठा लगा दिया और इसी के साथ ध्यानु ने अपना घर खो दिया। दरअसल वो कागज किसी बैंक के लोन के नहीं थे, बल्कि उन पर लिखा था कि ध्यानु अपनी मर्जी से अपना घर काशीराम को दे रहा है। उन कागजों के मुताबिक घर के सामने खड़ा बरगद का पेड़ ही था जिस पर अब ध्यानु का अधिकार था। इसके अलावा वहां मौजूद सब कुछ अब काशीराम का हो चुका था। ध्यानु को जैसे ही इस सब के बारे में पता चला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सेठ जी, इतना बड़ा धोखा किया आपने मेरे साथ। मैंने आपकी मदद करनी चाहिए और आपने मेरा घर ही मुझसे छीन लिया। हाँ तो तुझे क्या लगा था कल का छोकरा हमारी बराबरी करेगा? तू कल भी बेघर था, आज भी है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। अरे वो तो मेरा एहसान मान कि सामने वाला बरगद का पेड़ रहने दिया तेरे पास। तेरे बच्चों पर दया आ गई मुझे। वैसे भी तुझे तो उसी पेड़ की छाव में बैठना बहुत अच्छा लगता है ना? अरे चंदू जा भाई, ध्यानु भैया को सपरिवार उनके घर छोड़कर आ जा। काशीराम ध्यानु के हाल पर जोर जोर से हंसता है। आशियाने के नाम पर ध्यानु के पास अब सिर्फ बरगद की छांव थी। वो अपनी पत्नी सरिता और दोनों बच्चों के साथ वहीं जाकर बैठ जाता है और उस घर को देखने लगता है जो अब उसका नहीं था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सरिता ने ध्यानु के आंसू पोंछे और उससे बोली, क्या हुआ जी, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? मुझे माफ कर दो सरिता, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे बिना सोचे समझे उन कागजों पर अंगूठा नहीं लगाना चाहिए था। मेरी नासमझी की वजह से तुम और बच्चे भी बेघर हो गए। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? जब हम आपके अच्छे वक्त के भागीदार हैं तो बुरे वक्त के क्यों नहीं? और वैसे भी हमारा घर हमसे कोई नहीं छीन सकता। अब कुछ नहीं हो सकता सरिता, ये सेठ बहुत मक्कार है। हमारा घर हमें जरूर वापस मिलेगा जी, बस जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा करते जाइए। अब की बार सरिता के पास योजना थी जिसे अगले ही दिन से उसने अमल में लाना शुरू भी कर दिया। रात तो ध्यानु के परिवार ने बरगद की छांव में बिता ली, लेकिन अगले दिन सूरज निकलते ही सरिता अपने बच्चों को लेकर
घर के सामने वाले आंगन में जाकर बैठ गई। उसने दोनों बच्चों को इशारा किया, जिसके बाद ध्यानु के दोनों बच्चे जोर जोर से शोर मचाने लगे। अरे कौन है? इतना शोर मचा रखा है, सुबह सुबह नींद खराब करके रख दी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहां कदम रखने की? भूल गए ये घर अब तुम्हारे बाप का नहीं बल्कि मेरा है। चलो निकलो यहां से। चल लेके जा अपने बच्चों को यहां से। सेठ जी, मैं और मेरे बच्चे तो अपने ही इलाके में हैं, मतलब उसी जगह पर है जिस पर हमारा हक है। ये क्या बकवास कर रही है? ये पूरा का पूरा घर मेरा है अब। बस वो बरगद का पेड़ है तुम्हारा, वहीं जाकर बैठो। जी सेठ जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि वो बरगद का पेड़ अगर हमारा है तो उसकी छांव और उसकी ये परछाई भी तो हमारी ही हुई ना। ऐसे कैसे? ये नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है सेठ जी, चाहो तो बुला लो पंचायत को, अभी पूछ लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत। पंचायत का नाम सुनकर काशीराम के तेवर कुछ ठंडे पड़ जाते हैं। वो कोई झमेला नहीं चाहता था, उसे डर था कि कहीं उसकी चालबाजी सबके सामने ना आ जाए। वो चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। इस बार सरिता की योजना काम कर गई थी। जैसे जैसे धूप चढ़ती रही, घने बरगद की परछाई ने पूरे घर को ढक लिया। बस फिर क्या था, ना सिर्फ ध्यानु के बच्चे बल्कि खुद ध्यानु और उसकी पत्नी सरिता अपने घर में घूमने फिरने लगे। साथ ही वो सारे काम करते जो काशीराम को बिल्कुल पसंद नहीं थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। सूरज चढ़ने के साथ ही ध्यानु का पूरा परिवार घर में घुस जाता और पूरा दिन काशीराम की नाक में दम करके रखता। सूरज ढलने तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहता। हालत ये हो गई कि रात को सोते हुए भी काशीराम को ध्यानु के बच्चों का शोर ही सुनाई देने लगा। आखिरकार काशीराम की हिम्मत ने भी जवाब दे दिया और फिर एक सुबह, बस अब बहुत हो गया। ले ले भाई ध्यानु, तू अपना ये घर वापस ले ले भाई। मुझे समझ आ गया है, तू और तेरे ये बच्चे मुझे यहां चैन से नहीं रहने देंगे। ये ले, ये रहे वो कागज जिन पर मैंने धोखे से तुझसे अंगूठा लगवाया था। ले, मैं इन्हें तेरे सामने ही फाड़ देता हूं। अब सब पहले जैसा हो गया था। काशीराम ध्यानु का घर छोड़कर चला गया और ध्यानु को उसका प्यारा घर वापस मिल गया। ये कहानी है मायागंज में रहने वाली 7 साल की चंपा की। रात का समय है। चंपा अपने जले हुए हाथ के घाव को देख रही है और उसके दर्द से लगातार रोई जा रही है। माँ, बाबा, आप लोग मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अरे मुझे भी ले जाते अपने साथ, मेरा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगता है। आप लोगों की बहुत याद आती है। 6 महीने पहले की बात है। चंपा के पिता श्यामलाल अपने खेत में काम कर रहे थे। चंपा की माँ कमला भी उनकी मदद कर रही थी। कमला, इस बार बारिश अच्छी होने के कारण हमारी फसल देख कितनी लहलहा रही है। देख रही हूँ जी, और सोच रही हूँ कि इस बार त्योहार में चंपा को नई फ्रॉक दिलानी है। अरे जरूर दिलाएंगे नई फ्रॉक, क्यों नहीं दिलाएंगे हैं? आखिर वही तो हमारा सब कुछ है। श्यामलाल ये कह ही रहे थे, तभी उन्हें अपने पैर में किसी चीज के काटने का एहसास हुआ। वो दर्द से बिलबिला गए। कमला, लगता है किसी चीज ने मुझे काट लिया है। श्यामलाल ये कहते हुए गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। कमला समझ गई कि जरूर इन्हें किसी सांप ने काट लिया है। वो भागकर किसी को बुलाने जाने ही वाली थी, तभी उसके पैरों में भी चुभन हुई। उसने देखा कि एक काले सांप ने उसे भी काट लिया है। आह आह! पल भर में ही उसके मुंह से भी झाग निकलने लगा। वो भी जमीन पर गिर पड़ी। श्यामलाल और कमला दोनों की मौत हो गई। चंपा को जब अपने माता पिता की मौत की बात पता लगी तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। अपने माता पिता के मृत शरीर से लिपटकर वो खूब रोई। बाबा, बाबा, माँ, जागो ना माँ, आंखें खोलो ना। लेकिन चंपा के माता और पिता ना तो उसके आंसुओं को देख सकते थे और ना ही उसके रोने की आवाज उनके कानों तक पहुंच रही थी। वे दोनों उसे छोड़कर दूसरी दुनिया में चले गए थे। पल में ही वो अनाथ हो चुकी थी। माँ बाबा की मौत के बाद चंपा की बुआ उसे अपने साथ ये कहकर ले गई कि चंपा, तू अकेली नहीं है बेटी, तू अनाथ भी नहीं है, मैं हूं, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल। चंपा की बुआ बहुत ही क्रूर औरत थी। उसने लोगों को दिखाने के लिए कि वो कितनी अच्छी और दयालु औरत है, चंपा को घर तो ले आई थी, लेकिन उसका मकसद उसकी मदद करना नहीं, मुफ्त का नौकर बनाना था।
उसकी बुआ उससे सारे दिन काम करवाती और जरा सी गलती पर जानवरों की तरह मारती। खाने के नाम पर छोटी सी चंपा को सिर्फ 2 रोटी मिलती, वो भी बासी। एक दिन की बात है। चंपा, अरे ओ चंपा, मैं जरा बाजार जा रही हूँ। जब तक मैं लौट कर आती हूँ तो मेरे सारे कपड़े धोकर रखना, और हाँ, कमरों में जाले लग गए हैं, इसलिए सारे कमरे के जाले भी साफ कर देना। बुआ के जाते ही चंपा काम में लग गई। सबसे पहले तो उसने बुआ की बाल्टी भरकर रखे कपड़ों को धोया, फिर उसे धूप में डाला। उसके बाद वो कमरों के जाले साफ करने वाली लकड़ी से जाले साफ करने की कोशिश करने लगी, लेकिन छोटी सी चंपा के हाथ जालों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। मेरे हाथ तो जालों तक नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों ना मैं एक टेबल लगा लूं? चंपा एक टेबल लेकर आई और उस पर चढ़कर जाले साफ करने लगी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, जालों को साफ करने के क्रम में उसकी टेबल खिसक गई और वो टेबल से नीचे गिर पड़ी और उसका सिर दीवार से जा टकराया। तुरंत ही खून की धार बह निकली। हे भगवान, ये टेबल कैसे गिर पड़ी? वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसके सिर से टपक कर खून नीचे जमीन पर गिर पड़ा। खून देखकर बेचारी चंपा बहुत घबरा गई। हे भगवान, मेरा तो सिर फूट गया है, इसी से खून निकल रहा है। चंपा अपने हाथों से सिर को दबाकर खून रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये खून तो रुक ही नहीं रहा है। बुआ आने वाली होगी। अगर मैंने सारा काम खत्म नहीं किया तो मुझे फिर से बहुत मार पड़ेगी। चंपा अपनी बुआ के डर से किसी तरह उठकर फिर से जाला साफ करने की तैयारी करती है। तभी उसकी बुआ वहां धमकती है। अरे, ये घर को भूत बंगला क्यों बना रखा है? और ये खून कहां से आया? बुआ, वो मैं मकड़ी के जाले टेबल लगाकर साफ कर रही थी तो मैं नीचे गिर पड़ी। एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है, केवल ठूसना आता है, उसमें तो कभी कोई गलती नहीं करती हो तुम। ये कहकर उसकी बुआ ने 2 थप्पड़ उसे खींचकर मार दिए और बाजार से लाया सामान उसे रखने को कहा। एक तो बेचारी के सिर से बहता खून अभी बंद नहीं हुआ था, ऊपर से फिर से उसे मार पड़ गई। वो बेचारी कराहते हुए वहां से निकल गई। उसके सिर से अभी भी खून निकल रहा था और अंततः वह बेहोश हो गई। चंपा, अरे ओ चंपा, मर गई क्या रे? चंपा बेचारी बेहोश थी। उसने अपनी बुआ की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी इस बात से उसकी बुआ को बहुत गुस्सा आया। इस लड़की के नाटक बहुत बढ़ गए हैं। देखो तो आंखें मूंद कर ये कैसे बेहोश होने का नाटक कर रही है। अभी मैं इसकी नौटंकी निकालती हूँ। उस दिन चंपा की बुआ ने क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी और चूल्हे से जलती लकड़ी निकालकर उसके हाथों को दाग दिया। वो बेचारी चीखती हुई उठ गई। देखा, मुझे पता था ये नाटक कर रही है, लेकिन इसे पता नहीं कि मेरे सामने इसका कोई नाटक नहीं चलेगा। अरे बेशरम, चल उठ और खाना बना मेरे लिए। और हाँ, आज खीर जरूर बनाना, मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है। चंपा का धैर्य अब जवाब दे गया था। छोटी सी उम्र में उसने ना जाने कितने दर्द अपने मन और शरीर दोनों पर झेले थे। उस रात उसने तय कर लिया कि वो बुआ का घर छोड़कर भाग जाएगी। आधी रात के बाद वो बुआ के घर से भाग गई। सड़क पर आने के बाद उसने पूरी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ना शुरू कर दिया। मुझे जल्दी से यहाँ से भागकर कहीं दूर निकलना होगा, कहीं बुआ मेरे पीछे ना आ जाए। रात के समय वो बेचारी बदहवास सी भागी जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कुछ कुत्तों ने घेर लिया और उसके ऊपर भौंकने लगे। वो बेचारी चुपचाप डरी सहमी आंखें बंद कर खड़ी हो गई। अचानक उसने एक आदमी की आवाज सुनी जो कुत्तों को भगा रहा था। हट, चल भाग यहाँ से, भाग। उस आवाज को सुनकर चंपा ने जब आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक पुलिस वाला खड़ा है। उसे देखकर चंपा डर गई। उसे लगा कि पुलिस वाले को उसकी बुआ ने ही भेजा है। साहब, मुझसे गलती हो गई साहब। मुझे इस तरह बुआ को बताए बिना घर से नहीं भागना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती साहब, बुआ मुझे बहुत मारती है। ये देखो, उसने मेरा हाथ भी जला दिया। बहुत दर्द होता है साहब, बहुत दर्द होता है। चंपा की बातों को सुनकर इंस्पेक्टर घनश्याम बहुत परेशान हो गए। 2 साल पहले घनश्याम की बेटी की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उसने जब उस मासूम के हाथों पर जले का निशान देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उसकी आंखों के आगे उसकी बेटी का चेहरा आ गया। मुझे तुम्हारी बुआ ने नहीं भेजा है बेटा, तुम मुझसे डरो मत और पूरी बात बताओ। उसके बाद चंपा ने इंस्पेक्टर घनश्याम को सारी बातें बताई। उसकी बातों को सुनकर घनश्याम की आंखें फिर से भीग गईं और उसे चंपा की बुआ पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने एक लेडी कांस्टेबल को साथ लिया और वे सभी चंपा की बुआ के घर पहुंचे।
लेडी कांस्टेबल ने जब उसे गिरफ्तार किया तो वो अच्छा बनने का नाटक करने लगी। अरे मैडम, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो इसका बहुत ध्यान रखती हूँ। ये लड़की पागल हो गई है और झूठ बोल रही है। उसकी इस बात पर लेडी कांस्टेबल ने उसे जोरदार तमाचा मारा। उसके गाल लाल हो गए। झूठ ये बोल रही है या तुम? मैंने सब पूछ लिया है और इसके हाथों के जले के निशान बता रहे हैं कि तुम इसका ध्यान किस तरह रखती हो। अब जब जेल में तुम चक्की पीसोगी ना तो तुम्हें पता चलेगा कि झूठ कौन बोल रहा है। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर घनश्याम ने उसकी बुआ को जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर घनश्याम को चंपा में अपनी बेटी की छवि दिखती थी, इसलिए उन्होंने चंपा को गोद ले लिया। आज चंपा इंस्पेक्टर घनश्याम की बेटी की तरह उनके घर में रहती है। घनश्याम उसे बहुत प्यार करते हैं। चंपा को भी घनश्याम और उसकी पत्नी के रूप में उसके मृत माता पिता वापस मिल गए हैं।